नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत से लोग मुझसे बार बार डिमांड कर रहे थे कि मैं उत्तराखंड की राजनीति के बारे में कोई वीडियो बनाऊं। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति बड़ी ही अजीबोगरीब है दोस्तों। अजीबोगरीब इस लिहाज से है कि उत्तर प्रदेश में ही अलग होकर बना हुआ ये राज्य है और इसकी राजनीति कुछ ऐसी चलती है जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों की चलती है। यहाँ पर सीधे ऐसा होता है, एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार, कुछ इस तरीके का ट्रेंड यहाँ पर है। छोटा स्टेट है, केवल 70 विधानसभा सीटें हैं, 36 सीटें ज़रूरत होती हैं सरकार बनाने के लिए और उसके लिए बड़ी मारामारी रहती है। यहाँ पर कई दिग्गज नेताओं के बीच में लगातार कंपटीशन चलता रहता है। एक ही पार्टी में कई धड़े बने हुए हैं। ख़ासतौर से अगर कांग्रेस की मैं बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर ज़बरदस्त गुटबाजी है। हालांकि बीजेपी में हमेशा से ये रहा है कि नेतृत्व का संकट रहा है। बीजेपी को हर बार यहाँ चीफ़ मिनिस्टर बदलने पड़े हैं जब भी उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर बनाए हैं, और ये भी तय नहीं रहता कि इस बार जो चीफ़ मिनिस्टर है अगली बार कौन होगा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा नाम एकदम आ जाता है कि यार हरीश रावत दिग्गज नेता हैं वहाँ के और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। इस समय पार्टी के महासचिव भी हैं, 72 साल के हो चुके हैं और एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं हरीश रावत साहब उत्तराखंड का। हाल ही में उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है, बयान क्या, उन्होंने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू दिया है और उसमें हरीश रावत ने ये कहा है कि कांग्रेस को अब सीएम फेस के लिए अपना नाम घोषित कर देना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि अगले साल यहाँ पर चुनाव होने हैं और मेरे ख्याल में जनवरी-फरवरी में चुनाव होंगे और पिछली बार भी यहाँ 15 फरवरी को मतदान हुआ था, 16 जनवरी को नामांकन का काम शुरू हुआ था। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हरीश रावत साहब ने ये कहा है कि पार्टी को अब ये तय कर लेना चाहिए कि हमें चीफ मिनिस्टर किसे बनाना है यहाँ पर और फेस डिक्लेयर कर देना चाहिए, उनका कहना ये है। हालांकि वो चाहते हैं कि उन्हें ही किया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पार्टी किसी और को यहाँ पर सीएम फेस बनाएगी तो उसे भी वो उतना ही सहयोग करेंगे, यानी कि वो पार्टी के लिए तन मन धन से जुटेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आपके अलावा और फेस कौन हो सकता है यहाँ पर सीएम का, तो उन्होंने कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, विधायक दल की नेता हैं इंदिरा हृदयेश, बड़ी नेता हैं, कि ये तो स्वाभाविक नाम हैं ही। मतलब ये तो जो प्रदेश अध्यक्ष है या विधायक दल का नेता है वो तो हमेशा से ही होता ही है सीएम का फेस, लेकिन उनके अलावा भी अगर किसी को पार्टी चाहेगी तो वो उनका सबका सहयोग करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि मैंने जो ये बयान दिया है कि पार्टी को जल्द से जल्द सीएम फेस डिक्लेयर कर देना चाहिए, वो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि पहले एक बयान आया था कि संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए इस बार, यानी कि किसी एक प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर ना करके कहा जाए कि सब लोग लड़ो और उसके बाद पार्टी हाईकमान तय कर लेगा कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो उन्होंने कहा है कि इस वक्तव्य को काउंटर करने के लिए मैंने कहा है कि सीएम फेस का ऐलान होना चाहिए। उसके पीछे उनका लॉजिक है। हरीश रावत का ये कहना है कि देखिए, कांग्रेस ने जब भी चीफ मिनिस्टर या अपने फेस को सामने करके चुनाव लड़े उन्हें सफलता की हासिल हुई है और कांग्रेस में ये परंपरा रही है कि वो सीएम फेस का नाम डिक्लेयर करके चुनाव लड़ती रही है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं इसके समर्थन में। उन्होंने कहा कि जब पिछला चुनाव हो रहा था पंजाब का, तो कैप्टन अमरिंदर को अंतिम समय में बागडोर सौंपी गई थी और वो सफल रहे सरकार बनाने में। इसके अलावा अभी हाल ही में जब एक डेढ़ साल पहले हरियाणा का चुनाव हुआ था तो उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अंतिम समय में वहाँ का सीएम फेस डिक्लेयर किया गया था और देखिए वो चुनाव बराबरी पर ले आए थे। ये बात हरीश रावत सही कह रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में चुनाव हार रहे थे लेकिन हुड्डा ने अपने दम पर चुनाव को मैनेज किया, उन्हें अधिकार दिए गए, प्रत्याशी उन्होंने डिक्लेयर किए, तो इससे पार्टी को फ़ायदा हुआ और पार्टी बराबरी की फाइट में आ गई। अगर जेजेपी के सहयोग से सरकार ना बनाती हरियाणा में बीजेपी, तो सरकार बन भी सकती थी वहाँ कांग्रेस की। ये बात उनकी सही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव आए थे तो दिल्ली में शीला दीक्षित को
पार्टी ने आगे कर दिया था कि आप कमान संभालिए। शीला दीक्षित खुद भी चुनाव लड़ी थी, हालांकि हार गई थी, लेकिन इतना जरूर हुआ था कि यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई कांग्रेस, दूसरे नंबर पर पहुँच गई थी। बिल्कुल सही बात है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे और सीधी टक्कर हुई थी बीजेपी और कांग्रेस में, जहाँ बीजेपी ने 7 के 7 लोकसभा सीटें दिल्ली की जीत ली थी। तो उन्होंने ये कहा है कि पहले से कांग्रेस में परंपरा रही है कि सीएम फेस डिक्लेयर किए जाएं और चुनाव लड़ा जाए, और इसका फ़ायदा मिलता रहा है, तो इस बार भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा हरीश रावत के इस बयान के बाद पार्टी में गुटबाजी पूरी हावी हो गई है। लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि एक तस्वीर हाल ही में एक वायरल हुई है जिसमें हरीश रावत एक कार्यक्रम में जा रहे हैं। ये ऊधम सिंह नगर जिले की तस्वीर है और इसमें वो यशपाल आर्य के साथ नज़र आ रहे हैं। यशपाल आर्य इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पर, और कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। यशपाल आर्य बड़ा नाम रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन 2017 में वो पार्टी छोड़कर चले गए थे बीजेपी में, क्योंकि उनकी नाराज़गी थी हरीश रावत और दूसरे अन्य नेताओं के साथ। और आपको पता ही होगा कि हरीश रावत के खिलाफ बगावत भी हुई थी, उन्हें विश्वास मत हासिल कराना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था। उसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन स्थिति ये है कि हरीश रावत ये कह रहे हैं कि सीएम फेस डिक्लेयर किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि पार्टी में कुछ नेताओं की ऐसी चर्चाएं हैं कि बीजेपी में कुछ गए हुए नेता हैं जो वापस लौटना चाहते हैं। उसके बारे में भी हरीश रावत का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात कही है। देखिए, पिछले चुनाव के समय 2017 के चुनाव के समय 6 बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में गए थे, जिनमें यशपाल आर्य तो थे ही, जो अब मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय विजय बहुगुणा, पूर्व चीफ मिनिस्टर यहाँ के कांग्रेस के, वो भी चले गए थे। उनकी बहन रीता बहुगुणा जोशी तो अब योगी सरकार में चली गई थी, मंत्री बन गई थी और अब सांसद बन चुकी हैं। वो बीजेपी में चली गई थी, तो दोनों बहन भाई चले गए थे बीजेपी में। हरक सिंह रावत ने बीजेपी ज्वाइन की थी, सुबोध उनियाल ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उमेश शर्मा ने ज्वाइन की थी, रेखा आर्य ने ज्वाइन की थी। तो इन सब में से कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा है कि वो कांग्रेस में वापस आ सकते हैं, जैसे हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा, सतपाल महाराज। विजय बहुगुणा के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें वहाँ वापस बुला लिया था जब वो बीजेपी में चले गए थे, ना उन्हें राज्यसभा भेजा गया, ना उन्हें कोई बड़ा पद दिया गया। तो इस वजह से विजय बहुगुणा नाराज़ हैं और वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं। इस बारे में हरीश रावत का ये कहना है कि अगर कोई नेता पार्टी में आना चाहता है तो अपने साथ कुछ और लोगों को भी लेके आए। अगर आप आ रहे हैं तो 5-7 और लोगों को अपने साथ लेकर आइए। अकेले आने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप बीजेपी को तोड़ के उसे थोड़ा सा कष्ट पहुंचा कर आइए, तब तो कुछ फ़ायदा है। वरना आप अकेले आ रहे हैं तो अकेले तो आप पार्टी पे बोझ बन जाएंगे। कल आप पार्टी से पद मांगेंगे, टिकट मांगेंगे, तो बड़ी स्थिति खराब होगी। ये बात उनकी बिल्कुल स्पष्ट है, हरीश रावत की। ये बात उन्होंने सही कही है। और मैं आपको बताऊं कि 2017 में जब यहाँ चुनाव हुआ था तो 65% मतदान हुआ था उत्तराखंड में, और बीजेपी ने 57 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी और मुख्यमंत्री बनाए गए थे त्रिवेंद्र रावत, जिनकी छवि बड़ी ख़राब चल रही है आजकल। छवि इस लिहाज से ख़राब चल रही है कि अभी हाल ही में एक रेटिंग जारी हुई है सी वोटर्स की तरफ से, और सी वोटर जिसने सर्वे कराया है, हालांकि इस सर्वे को फर्जी माना जा रहा है बिल्कुल, सी वोटर ने एक सर्वे कराया है और उस सर्वे में चीफ मिनिस्टर्स को रैंकिंग दी गई है। उस रैंकिंग के हिसाब से त्रिवेंद्र रावत सबसे निचले क्रम पर आए हैं, और ये बताया गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का सबसे खराब कामकाज है। और इससे मुझे लगता है कि बीजेपी प्रभावित है इस सर्वे से, और इसलिए बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है कि भाई अब तो संभल लो। और ये तो तय है कि त्रिवेंद्र रावत अब चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। और अब बीजेपी ने 2022 के लिए एक टीम तैयार की है, जिसमें अभी हाल ही में राज्यसभा के सांसद बनाए गए नरेश बंसल हैं, कैबिनेट मंत्री हैं जो मदन कौशिक, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल जो कि कृषि मंत्री हैं, इन सब को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है। इनसे कहा गया कि अगले 2 महीने तक आप कार्यक्रम चलाइए,
बीजेपी के समर्थन में सदस्यता अभियान चलाइए और लोगों को पार्टी से जोड़िए। इसके अलावा कृषि कानूनों के बारे में लोगों को अवगत कराइए। सुबोध उनियाल तो कृषि मंत्री हैं, उन पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा नरेश बंसल को एक स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनाया गया है। नरेश बंसल को ये कहा गया है कि आप पार्टी में जो लोग नई ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उनकी स्क्रूटनिंग कीजिए, देखिए उनका क्या वजूद है, उन्हें टिकट दिया जा सकता है या नहीं, उनके आने से पार्टी को फ़ायदा होगा या नहीं, और इसके अलावा संगठन के कार्यक्रम अगले 2 महीनों के लिए इन सब लोगों को चलाने के लिए कहा गया है। तो यानी कि बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी ओर हरीश रावत केवल इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि सीएम फेस डिक्लेयर किया जाए, और उनकी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस में गुटबाजी इतनी है कि अगर वहाँ किसी एक को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई तो सब रायता फैला देंगे। बहरहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी ब्रांडिंग मजबूत कर दी है। उन्होंने अमिताभ बच्चन को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है और एडवर्टीजमेंट्स दिए जा रहे हैं कि स्वर्ग देखना है तो आइए हमारे प्रदेश में। यानी कि अब जब 5वां और अंतिम साल शुरू हुआ तो त्रिवेंद्र रावत की आंखें खुली हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि त्रिवेंद्र रावत का कुछ होने जा रहा है। उनकी छवि को लेकर पार्टी हाईकमान भी खुश नहीं है और इसके अलावा संगठन में भी उनके प्रति नाराज़गी है। उनके मंत्री भी उनसे नाराज़ रहते हैं। यही वजह है कि हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज ऐसे लोग कांग्रेस में वापस जाना चाहते हैं। बहरहाल उत्तराखंड की राजनीति पर नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।